सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें आज मध्यकालीन भारत के इतिहास का वीडियो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने इससे पहले आगाज़ किया था इतिहास का, उसमें मैंने बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। पहला है हमारा प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास, जिसमें 1857 की क्रांति के बाद हम आज़ादी तक के संपूर्ण इतिहास को जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो हमारा गुलाम वंश का शासन काल था, बोले कि दिल्ली सल्तनत की जहाँ तक बात थी उसके चैप्टर को हम लोग लेके आए हैं फ्रेंड्स। और आपको मैं अधिक से अधिक क्वेश्चंस करवाऊंगा और क्वेश्चंस जहाँ तक वन लाइनर के कारण आपका सॉल्व होता है, मैं वह सारी बातों को यहाँ लिखने जा रहा हूँ। और चूँकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस के लगभग 90 प्लस प्रश्नों का हल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चूँकि काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी शिद्दत के बाद और 2-3 दिनों के बाद यह वीडियो आपके पास जा रहा है, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप पूर्व की भांति हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आगे आपको इतिहास के, बोले तो मध्यकालीन इतिहास के वीडियो लाता रहूं और पूरे इतिहास के वीडियो को आपके सामने पेश कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। फ्रेंड्स, मैंने अपने अगले वीडियो में आपको टाइमलाइन के बारे में बताया था फ्रेंड्स, और उसमें बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो उसके बाद का इतिहास मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि क्या क्या रहा। मैंने बताया था, सबसे पहले शुरुआत किया था पैगंबर मोहम्मद के बारे में, लेकिन संक्षिप्त परिचय देने के बाद हम बढ़ते चले गए थे, क्योंकि मुझे दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का जो शासन रहा है उसके टाइमलाइन को बताना था। तो हम संक्षिप्त परिचय देकर के ही रह गए थे। आज हम आए हैं संक्षिप्त परिचय से आगे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स पैगंबर मोहम्मद के बारे में। पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मिलाद उन नबी। और फ्रेंड्स, यह दिन रबी अल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने के मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में, पैगंबर मोहम्मद का देहावसान मदीना में 632 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम खदीजा। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड? तो हसन। आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में पैगंबर मोहम्मद के बारे में बता रहे हैं फ्रेंड्स। पैगंबर मोहम्मद साहब को सत्य के दिव्य दर्शन किस आयु में हुए? 40 वर्ष की आयु में। इस्लाम की एक पवित्र पुस्तक है कुरान। इस्लाम धर्म की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है द हदीस। आप इसे याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। द हदीस परंपराओं या पैगंबर मोहम्मद की बातों का संकलन है। द हदीस के बारे में मैंने बताया। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान, इस्लाम की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक द हदीस,
द हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद की बातों का संकलन। बोले तो थॉट ऑफ पैगंबर मोहम्मद। इस्लाम के साथ भारत का सबसे पहला संपर्क किसके माध्यम से हुआ फ्रेंड्स? मालाबार तट के अरब व्यापारी। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम में परंपरा में किन मूल्यों के निर्माण पर बल देती है फ्रेंड्स? शिक्षा में इस्लामी परंपरा किन मूल्यों के निर्माण पर बल देती है फ्रेंड्स? विनम्रता और अभिजात वर्गीयता। मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है? हिजरा। हदीस या हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद के कथन का एवं कृत्य। पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेश वाहक कब घोषित किया? 612 ईस्वी में फ्रेंड्स। पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? खलीफा। 4 खलीफा थे, अबू बकर, अस सिद्दीक, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान एवं अफान और अली इब्न अबू तालिब। पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? खलीफा। पैगंबर मोहम्मद के कबीले का नाम कुरैश। खुशनवीशी किसे कहते हैं? सुंदर लिखने की कला को कहते हैं फ्रेंड्स खुशनवीशी। मुस्लिम उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बगदाद। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता है? था मवाली। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? बुदू। अरब कबीले की बुदू जाति को लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? अरब साम्राज्य। मोहम्मद साहब ने बल दिया एकेश्वरवाद पर। मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है 622 ईस्वी। अरबों के आक्रमण की अगर बात करें फ्रेंड्स, इतिहास में प्रवेश करने के पहले मोहम्मद बिन कासिम का नाम हमारे इतिहास में प्रमुख रूप से लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम जानेंगे विस्तार से। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, मूलतः अरब के निवासी थे। वर्ष 712 में भारतवर्ष प्रथम मुस्लिम आक्रमण उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। BBI क्वेश्चन फॉर योर MCQ टाइप क्वेश्चन फ्रेंड्स। BBI one-liner set of Indian history, more particularly medieval history, which is a interested part of our history। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैंने प्राचीन इतिहास से शुरू नहीं किया क्योंकि उसमें खोज है, अभिकर्ता है बहुत सारे और उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। बट यह इंटरेस्टेड भाग होता है मेडिवल हिस्ट्री, यह इंटरेस्टेड भाग होता है आपका इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, बोले तो मॉडर्न हिस्ट्री। इसलिए वैसे हमारे छात्र जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जिन्होंने आर्ट्स को अपने जीवन में ज़्यादा नहीं पढ़ा है और किसी कमीशन की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, इतिहास में दिलचस्पी को बनाए रखने के लिए मैंने शुरुआत की है मॉडर्न इतिहास से। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष 712 के बाद वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर बठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में मुल्तान स्वर्ण नगरी पर अंतिम विजय प्राप्त की। और फ्रेंड्स
मोहम्मद बिन कासिम भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। VVI क्वेश्चन, जजिया कर जिसकी चर्चा औरंगजेब के समय में हम करेंगे, जजिया कर जिसकी चर्चा हम अकबर के समय में करेंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। सिंध क्षेत्र में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन आरंभ किया गया। किसके समय में? मोहम्मद बिन कासिम के समय में फ्रेंड्स। भारतीय जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। अरबों के पश्चात तुर्कों का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी। चलिए फ्रेंड्स, तुर्कों में अल्पगिन गजनी के द्वारा गजनवी वंश की स्थापना की गई। अल्पगिन गजनी के द्वारा गजनवी वंश की स्थापना की गई। सुप्तगिन गजनी के द्वारा भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किया गया। सुप्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के हिंदुशाही शासक जयपाल को पराजित किया। VVI क्वेश्चन, वर्ष 1000 से 1027 तक मोहम्मद गजनवी द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी द्वारा आक्रमण किया गया। मोहम्मद गजनवी का यह 16वां आक्रमण था फ्रेंड्स। वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनवी का सबसे अंतिम हमला किस पर किया गया था फ्रेंड्स? सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद गजनी के वापसी रास्ते पर जाटों ने उसकी सेना पर हमला किया था, इसलिए उसने 1026 ईस्वी में जाटों को दंडित किया और हराया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला पहला इतिहासकार अलबर्नी था। अलबर्नी द्वारा पुस्तक की रचना की गई। किताब उल हिंद। उतवी द्वारा पुस्तक की रचना की गई। किताब उल यामनी। फिरदौसी द्वारा पुस्तक की रचना की गई। शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, अलबर्नी, किताब उल हिंद, उतवी, किताब उल यामनी, फिरदौसी, शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई। तीनों के तीनों VVI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आगे बढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स। मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी का आक्रमण 1175 की ईस्वी की बात हो रही है फ्रेंड्स। वर्ष 1175 में मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया। कयादरा की लड़ाई 1178 में मोहम्मद गौरी और भीमदेव द्वितीय के बीच लड़ी गई। मोहम्मद गौरी ने भीम द्वितीय मूलराज को पराजित कर अनिलवाड़ा पाटन पर अधिकार किया। यह लड़ाई माउंट आबू सिरोही जिले के पास कयादरा में हुई थी, इसलिए इसे कयादरा की लड़ाई के नाम से जानते हैं। कयादरा की लड़ाई 1178। उसके बाद वर्ष 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गए। वर्ष 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गए तथा पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। तराइन की दूसरी लड़ाई के समाप्ति के साथ भारतीय इतिहास में पहली बार तुर्की शासन की शुरुआत हुई। VVI क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक
जयचंद्र को चंद्रावल के युद्ध में पराजित किया। चंद्रावल का युद्ध 1194 में 4 युद्ध जो मोहम्मद गौरी के नाम के साथ जुड़े हैं। कयादरा की लड़ाई 1178, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और ये कन्नौज के शासक जयचंद्र के साथ चंद्रावल की युद्ध 1194। आगे हम बढ़ते हैं अपने मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन। और मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन कासिम के साथ आने वाला इतिहासकार अलबुर्नी। और यहाँ मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी। VVI क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के देहावसान के पश्चात उसके साम्राज्य पर 3 गुलामों यालदोज, कुवाछा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नियंत्रित स्थापित कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और मैं विस्तार से बताऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक who is known as the founder of our slave dynasty, बोले तो गुलाम वंश, एंड फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन इंडिया। हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स 1206 ईस्वी की, जब गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश 1206 एडी से 1290 एडी। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक पर एक नज़र दिल्ली सल्तनत की बात करें फ्रेंड्स तो उसमें 1526 ईस्वी में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 ईस्वी की पानीपत की लड़ाई में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और इससे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, और उसमें आज पढ़ेंगे गुलाम वंश 1206 से 1290 एडी, और कम से कम इसमें 80 वर्षों के शासनकाल का हम वर्णन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो 80 वर्ष का शासन है उसकी हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। गुलाम वंश, ममलूक वंश, दिल्ली सल्तनत पर अगर एक नज़र डालें तो आप याद रखेंगे ईस्वी से, और इसी से आपको इसके संस्थापक का भी पता लगेगा फ्रेंड्स। जैसे गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश संस्थापक तुगलक वंश, संस्थापक सैयद वंश, संस्थापक लोदी वंश, संस्थापक बहलोल लोदी, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, बीच के शासक सिकंदर लोदी। तो पांचों के पांचों आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। आपसे प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 5 किए थे फ्रेंड्स। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स गुलाम वंश ने कब से कब शासन किया, इसके संस्थापक कौन थे, और इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। खिलजी वंश के संस्थापक, इसका समय कितना से कितना था फ्रेंड्स। तुगलक वंश के संस्थापक, इसका समय
शासन का समय, प्रशासन का समय, सुधारों का समय, लड़ाई का समय, युद्ध का समय, सैयद वंश शासक कैसे थे, किन कारणों से इन्हें हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। आगे बढ़ेंगे, आज चर्चा करते हैं गुलाम वंश की। और मैं आपको बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स, गुलाम वंश बोले तो दास वंश, बोले तो स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहम्मद गौरी के दास थे 3, याल्दोज, क्वाचा और ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन दासों के द्वारा बहुत तरह के कार्य करवाए जाते थे। इन्हें युद्ध में भेजा जाता था, इन्हें सेनापति नियुक्त किया जाता था और युद्ध जीतने के पश्चात इन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों को शासन के लिए, प्रशासन के लिए दे दिया जाता था। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मामलक वंश अथवा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक इस गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम बात करें। 1206 से 1210 ईस्वी 4 वर्षों का इनका शासन रहा दिल्ली सल्तनत के अंदर। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में उत्तर भारत के क्षेत्रों का नियंत्रण आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसकी राजधानी लाहौर में स्थित थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। बीबीआई क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया और कुबत उल इस्लाम मस्जिद इज द फर्स्ट मस्जिद इन आवर इंडिया। तो इसको भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। पहली मस्जिद जो बनाई गई कुबत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनाई गई। कहाँ बनाई गई? दिल्ली में। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया फ्रेंड्स, निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। बीबीआई क्वेश्चन। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में कुबत उल इस्लाम नामक मस्जिद। और तीसरा है जिसे हम आप जानते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, न कि पूरी की पूरी निर्माण करवाया। हम बताते हैं फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय में पूरा हुआ। जहाँ तक इसके मरम्मत की बात है, जहाँ तक इसके 5वीं मंजिल को बनाने का प्रश्न है, यह फिरोज शाह ने किया था। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे, आपको बताएंगे। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का देहावसान हो गया और उसे लाहौर के निकट अनारकली बाजार में दफनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक और दास आते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दास भी हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी हैं, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था। कुछ समय तक शासन करने के बाद बदायूं के गवर्नर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से हटाया और खुद सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास एवं दामाद था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास एवं दामाद था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस प्रकार हुआ ना फ्रेंड्स। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम बोले तो
गुलाम कौन? उनके कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके इल्तुतमिश दास थे, जिनके इल्तुतमिश दामाद थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं मोहम्मद गौरी का दास था। और यही कारण है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दास समझते हुए मोहम्मद गौरी के द्वारा जो इनको अधिकार दिया गया था, उस अधिकार के तहत भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर लगभग 4 वर्षों तक इन्होंने शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और खुद को ये मोहम्मद गौरी के गुलाम समझते थे, न कि अपने को कभी सुल्तान घोषित किया फ्रेंड्स। इसलिए ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का वास्तविक शासन नहीं था। आगे हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। 1211 से 1236 तक गुलाम वंश का शासक बना कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने लाहौर का स्थान लेकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का सिक्का जीतल पेश किया। उसने सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया का नाम अंकित करवाया था। इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान के लिए हजरत दिल्ली कहा गया है। प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो भी इल्तुतमिश के दरबार में मौजूद थे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। वेरी कंफ्यूजिंग मैटर अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। तो चलिए फ्रेंड्स, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट पूरा कराया इल्तुतमिश ने। VVI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, आप इसे याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने बौद्ध समझी शमसी ईदगाह और अतारकीन दरवाज़ा का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की याद में मदरसा मुइज़ी का निर्माण करवाया। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। थोड़ा सा जान लेते हैं चंगेज खान कौन था, कहाँ से आया था। चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में 1162 ईस्वी में हुआ था। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे, फाउंडर ऑफ द मंगोल डायनेस्टी। उसने वर्ष 1221 में ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने चंगेज खान को भारत पर हमले से रोका। इल्तुतमिश के यह कारनामे इतिहास में मशहूर है फ्रेंड्स। इल्तुतमिश ने चंगेज खान के आक्रमण को अपनी राजनीतिक कुशलता से कुचल दिया था। उसने रणथंभौर पर भी विजय प्राप्त की थी। उसने यलदूत और नसीरुद्दीन कवाचा को भी पराजित किया था। इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। सियासतनामा नामक पुस्तक में एकता प्रणाली का उल्लेख किया गया है। एकता प्रणाली द्वारा संग्रहित किया गया राशि भूस्वामी की सेना के लिए एकत्रित की जाती थी। इसका एक हिस्सा सुल्तान को दिया जाता था। फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने सेना के अप्रत्यक्ष गठन के लिए एकता प्रणाली की शुरुआत की और बहुत सारे लोगों को क्षेत्रों में नियुक्त किया, और एकता प्रणाली का एक अंश स्वयं लेता था। बाकी के सारे भूस्वामियों को दे दिया जाता था, जिससे वह अच्छी खासी सेना के भरण पोषण के कार्य करते थे। और जब भी जरूरत पड़ती थी इल्तुतमिश को, तो उस सेना की सहायता से या युद्ध पर विजय करने के लिए सहायता लेते थे। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के शासन के दौरान सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए दास थे, उन्हें क्या कहते थे? बंदगन कहते थे फ्रेंड्स। VVI क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए नगरों में काजी और अमीर एदाद को नियुक्त किया था।
प्रशासनिक सुगमता के लिए उसने तुर्क सरदारों के एक समूह चालीसा अथवा तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी। बाद में चालीसा को फ्रेंड्स आपने जैसा देखेंगे आगे वीडियो में कि बलबन ने बिल्कुल समाप्त कर दिया था। उन्होंने दासों की एक आधिकारिक कुलीनता स्थापित की जिसे चालीसा कहते हैं फ्रेंड्स। 1225 में इल्तुतमिश ने अपनी सेना को बिहार और बंगाल में पुनः संगठित कर बंगाल पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया। सुल्तान गयासुद्दीन ने इल्तुतमिश से बंगाल पर आक्रमण न करने की गुहार लगाई। इल्तुतमिश ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मलिक जानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए दिल्ली लौट आया। 1236 में उनकी देहावसान हो गई। उनकी बेटी रजिया सुल्तान ने उनका उत्तराधिकार कर लिया, ग्रहण किया फ्रेंड्स। और आगे के इतिहास को जारी रखते हुए मैं नेक्स्ट दिन फिर मिल रहा हूँ आपसे दिल्ली सल्तनत की बातों को बताने के लिए। आशा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।